गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब वीडियो चैनल वीर रसायन में। अभी हमने SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो SN2 रिएक्शन का जो हमारा टॉपिक अभी वो रहता है, सो इस वीडियो लेक्चर में आई थिंक वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन। कैसे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो रहा है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स affecting the reactivity of alkyl halide in SN2 रिएक्शन। सो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन में जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, रेट मीन्स जो हमारा रेट किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन जल्दी होगी, फास्ट स्लोली होगी, उसमें रेट किस तरह से हमारा वेरी करेगा, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। दोनों पे हमारा जो रेट है वो डिपेंड करता है। सो जब रेट दोनों पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब है कि दोनों कहीं ना कहीं जो हमारे पास रिएक्टिविटी है उसको इफेक्ट कर रहे हैं। दोनों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होगा। हम हर एक को डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और साथ में जो सोलवेंट जो रिएक्शन कंडीशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास ओवरऑल 4 फैक्टर रहेंगे जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन में जो उसको वो इफेक्ट करते हैं। टोटल कितने फैक्टर रहेंगे हमारे पास? 4 फैक्टर रहेंगे। तो पहला तो है कि स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, जो हम अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्योंकि होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड पे आके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे मेरे पास R है, यहाँ पे R डैश है और यहाँ पे R डबल डैश है, ओके। और अगर मेरे पास यहाँ पे CH3 है, सपोज करो मेरे पास, मैं एक जगह CH3 लिख देता हूँ, तो ये भी क्या टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसका अपना एक इन्वायरमेंट रहेगा इस तरह से, ठीक है। सेम इस तरह से इसका कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट होगा और सेम इस तरह से इन्वायरमेंट होगा। सपोज करो अगर मैं इन ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है। उसको कहीं ना कहीं इन ग्रुप्स को काउंटर करते हुए कार्बन को अप्रोच करना पड़ता है और वो यहाँ से रिलीज होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, HO CH3 R1 और R डबल डैश या R2, आप उसको किसी भी तरह से बोल सकते हो। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। वी नो दैट व्हेन न्यूक्लियोफाइल द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद न्यूक्लियोफाइल, सॉरी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन SN2 रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस फ्रॉम द बैक साइड एंड in the front side there is leaving group leaves and the formation of product, कि वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, ओके। अब यहाँ पे जो एक ग्रुप है ये किस तरह के हैं, इनकी बल्कीनेस कितनी है, जितनी इनकी बल्कीनेस होगी उतना ही न्यूक्लियोफाइल के लिए इसको अप्रोच करना, कार्बन सेंटर को अप्रोच करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जितना उसके लिए यहाँ पे मुश्किल होगा अप्रोच करना, उतना ही जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लो हो जाएगा। सो इसमें है क्या हमारे पास कि the hydrolysis of methyl bromide by NH occur by SN2 mechanism which involve the backside attack of the nucleophile on the carbon center bearing the bromine atom, जिसका हमारे पास लीविंग ग्रुप है क्योंकि उसी कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। as the 3 hydrogen atom of CH3 Br are successfully replaced by the bulky alkyl group
अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन ही रहेंगे, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक ही मॉलिक्यूल पे तो रिएक्शन नहीं करनी, हमें मिथाइल ब्रोमाइड पे रिएक्शन नहीं करनी है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं। द क्राउडिंग स्टेरिक हिंड्रेंस इन द रिएक्टेंट एज वेल एज इन द ट्रांजिट स्टेट। रिएक्टेंट में स्टेरिक हिंड्रेंस निकलेगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो ट्रांजिट स्टेट में ऑब्वियस सी बात है स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी। और जब ट्रांजिट स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो कहीं ना कहीं उसको जो उसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, और जब उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा तो जो रिएक्शन का रेट है वो वहाँ पे स्लो हो जाएगा। ट्रांजिट स्टेट शुड इंक्रीज ड्यू टू दिस क्राउडिंग द न्यूक्लियोफाइल फाइंड इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू अटैक द कार्बन बेयरिंग सेंटर। कार्बन बेयरिंग सेंटर ब्रोमाइड आयन कि जिस कार्बन पे ब्रोमाइड ये लिविंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा अगर वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है। तो मैं सीधा सी बात कह देता हूँ कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन द एल्काइल हैलाइड द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेज। कि स्टेरिक हिंड्रेंस से जो रेट है वो क्या हो जाएगा वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड टाइप मीन्स किस तरह का यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, किस तरह के ग्रुप वहाँ पे लगे हुए हैं। मीन्स आप इसको इस तरह समझो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ CH3Br, और यहाँ पे मैं रेट लिख देता हूँ पहले, रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, एल्काइल हैलाइड हमारे पास किस तरह का है CH3Br, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, दिस वन इज द स्टैंडर्ड, ये मैंने स्टैंडर्ड माना है कि मेरे पास यहाँ पे सपोज करो पहले क्या CH3Br है। इस केस में हाइड्रोजन कैसा है, कार्बन ग्रुप कैसा है, मिथाइल ग्रुप है ब्रोमीन के पास, ब्रोमाइड आयन के पास। तो इस केस में रेट कितना है हमारा 150। ओके, मैंने मिथाइल को रिप्लेस कर दिया इथाइल से। आप ये समझ लो कि एक हाइड्रोजन इसमें से मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इथाइल आ गया। उस केस में रेट हो जाएगा आपका 1.0। ओके, अगेन मैंने इसको रिप्लेस किया प्रोपाइल से, यहाँ पे क्या आ गया आपका दिस वन इज आल्सो प्राइमरी एंड दिस वन इज आल्सो प्राइमरी, सो रेट हो गया आपका 0.82। मैंने इसको आइसोप्रोपाइल से रिप्लेस किया, ओके, कार्बन के अराउंड। अब यहाँ पे क्या है, एक दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो मिथाइल ग्रुप आ गए, तो ये सेंटर कैसे हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो उस केस में आपका रेट हो जाएगा 0.008। मैंने इसको अब टर्सरी बना दिया, टर्सरी हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो रेट हो गया 0.001। एक और जीरो आएगी यहाँ पे। ओके, ये आपको विजिबल है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने इसको क्या किया, नियोपेंटाइल से रिप्लेस किया। बट नियोपेंटाइल क्या है, और भी ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, उसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ आपको। हमारे पास मैंने क्या किया, उसको CH3 CH2 Br नियो पेंटाइल, और उस केस में मेरा रेट हो गया 0.0001। सो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बल्कीनेस इंक्रीज हो रही है, मिथाइल, इथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नियोपेंटाइल इज आल्सो प्राइमरी, जो रिएक्शन का रेट है वो कैसे फॉल डाउन हो रहा है। 150 से 1 पे गया, 0.82, 0.008, 0.001, 0.00001। सो जो रेट है वो किस तरह से वेरी करता है जब स्टीरिक इंडेंस बढ़ती है। सो इन जनरल द डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन फॉलो द सीक्वेंस मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, आफ्टर दैट नियोपेंटाइल।
सो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड मीन्स स्टीरिक इफेक्ट। जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी अल्काइल हैलाइड पे, जो रिएक्टिविटी है वो क्या करेगी, वहाँ पे डिक्रीज करेगी, फॉल डाउन करेगी। आफ्टर दैट स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह की है? सो ये तो चीज़ क्लियर है कि जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही वहाँ पे फास्ट होगा, क्योंकि उतना ईजिली वो क्या करेगा, कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, उतना ईजिली वो क्या करेगा, वहाँ पे कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। सो सेकंड क्या है अपना, स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल मीन्स बेस्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हमारे पास, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू डोनेट इट इलेक्ट्रॉन पेयर। जितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्गली वो या इतना ही फास्टली वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वहाँ पे फास्ट होगी। सो न्यूक्लियोफाइल में हमारा क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए रिएजेंट मे बी डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन एटम। ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, मैं मेंशन कर देता हूँ, ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, greater the nucleophilicity of nucleophile, more rapid या higher is the rate of SN2 reaction। जितनी ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगी, उतना ही जो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। सो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर किस तरह से है, HSN, SH नेगेटिव, CN नेगेटिव, I नेगेटिव, देन इथोक्साइड आयन, आफ्टर दैट OH नेगेटिव, आफ्टर दैट Br नेगेटिव, देन फिनोक्साइड आयन C6, H5O नेगेटिव, Cl नेगेटिव, क्लोरीन, टर्सरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। आफ्टर दैट CH3 एसीटेट आ जाएगा आपका, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज भी होगा यहाँ पे, देन F नेगेटिव एंड देन H2O। इस तरह से जो आपका न्यूक्लियोफिलिक का जो ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा, HS नेगेटिव, CN नेगेटिव, I नेगेटिव, इथोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फिनोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, टर्सरी अमीन, दिस वन इज एसीटेट आयन, फ्लोराइड आयन एंड वाटर। आफ्टर दैट नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो इतना ईजिली वहाँ से डिपार्ट होगा, और जितना ईजिली वो डिपार्ट होगा, उतना ईजिली हमारी रिएक्शन क्या होगी, उतनी फास्टली हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट बनेगा, और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो जो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसका रेट वहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। सो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। Nature of living group. The nature of the living group greatly affect the rate of the SN2 reaction. In most of these reaction, the living group departs with a negative charge. Living group क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ डिपार्ट होता है। ग्रुप्स और एटम विच कैन स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। देखो मैं चीज़ें आपको पहले मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो लिविंग ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज के साथ जा रहा है। लिविंग ग्रुप तभी डिपार्ट होगा अगर वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। अगर वो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहा है तो लिविंग ग्रुप जाएगा क्यों, तो लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रुप और एटम विच कैन स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। जो एटम्स और ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं वो हमेशा बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ द ग्रुप्स और एटम, द ग्रुप्स एटम्स विच stabilize the negative charge are best living group। जो नेगेटिव चार्ज को जितना अच्छे से स्टेबलाइज करेंगे वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे,
बेटर लिविंग ग्रुप होंगे। बेटर द लिविंग ग्रुप मोर रैपिड इज द SN2 रिएक्शन। नॉर्मल सी बात है कि लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा SN2 रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द न्यूक्लियोफाइल। जैसे मेरे पास ये है न्यूक्लियोफाइल RH, मैंने सिंपल लिख दिया, ये इधर अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा। यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल RH नेगेटिव, और बनता क्या है न्यूक्लियोफाइल R+H नेगेटिव। मोस्टली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि इन द SN2 रिएक्शन द नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप। द बेटर द लिविंग ग्रुप मोर स्टेबल इज द ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज बाय द लिविंग ग्रुप एंड एज मोर रैपिड इज द रिएक्शन। मीन्स मतलब क्या कहने का कि नेगेटिव चार्ज को, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज R पे गया, X नेगेटिव वहाँ से रिलीज होगा। जितना ज़्यादा X नेगेटिव है जो वहाँ पे मोलिक्यूल जो लिविंग ग्रुप होता है, जितना ज़्यादा वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, उतना ईजिली क्या होगा वहाँ से वो रिलीव होगा, और जितना ईजिली वहाँ से रिलीव होगा उतना ही हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वहाँ पे वो फास्ट होगी। सो बेटर इज द लिविंग ग्रुप, मोर स्टेबल इज द ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज बाय द लिविंग ग्रुप एंड एज मोर रैपिड इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक छोटी सी बात और, जो बेसिसिटी है, जो हमारी बेसिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिविंग ग्रुप के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिविंग ग्रुप के। जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो क्या है, वीक बेस है सभी। बेटर लिविंग ग्रुप आर वीकेस्ट बेस। मीन्स लिविंग ग्रुप अच्छा है तो बेसिसिटी कम होगी, और बेसिसिटी अच्छी है तो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा। तो आप ऐसे समझ लो जैसे मेरे पास क्या है NH2 नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, बेसिसिटी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक्ट करता है, सोडामाइड NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, पुअर होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, बेसिसिटी एंड लिविंग ग्रुप है इनवर्सली रिलेशनशिप। जो हमारे पास बेसिसिटी है और जो लिविंग ग्रुप है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वीकेस्ट बेस होंगे वही सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। द ग्रुप विच स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से होते हैं। सो इसके बाद हम बात कर रहे हैं गुड लिविंग ग्रुप। हमारे पास जो है मैंने क्या कहा, बेसिसिटी और जो लिविंग ग्रुप का जो रिलेशनशिप वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, PKB, और आपको पता है लोअर PKB मीन्स स्ट्रोंगर बेस। अगर PKB वैल्यू कम है तो उसकी जो बेसिसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। सो मेरे पास होता है एक टोसाइलेट आयन TSO नेगेटिव, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। टोसाइलेट आयन होता है हमारे पास CH3 S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दिस इज द टोसाइलेट आयन। I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, CH3, एसीटेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन, अमाइड आयन और हाइड्रोजन आयन। अब अगर मैं इनकी सबकी बेसिसिटी की बात करूं, बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो इसका बेसिक करैक्टर क्या है, सबसे कम है। दिस वन इज 20.5, 23.5, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उसमें, लेकिन ये लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाता है इस तरह से, थ्रो रेजोनेंस। ओके, Br नेगेटिव की बेस सिटी कितनी हमारी 23.0,
ये जनरली एक्सेप्शन है यहाँ पे। इसके बाद आपका ट्रेंड ठीक रहेगा वहाँ पे। क्लोरीन की 21.0, फ्लोरीन है 10.8, एसीटेट आयन इज 9.2, हाइड्रोक्साइड आयन -1.7 एंड इथोक्साइड आयन -2.0 एंड अमाइड आयन -21.0। वेरी लार्ज, और यहाँ पे बहुत नेगेटिव वैल्यू होती है, वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू। तो आप देख सकते हो टोसाइलेट आयन को आप छोड़ दो यहाँ पे, उसका इनके साथ कंपैरिजन नहीं होगा। ये सबसे गुड लिविंग ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। ऐसे क्या कर रही है हमारी जो रिएक्टिविटी, वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि बेसिसिटी क्या कर रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो उसकी रिएक्टिविटी है वो क्या करेगी, वहाँ पे डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशनशिप है इन दोनों का। टोसाइलेट आयन के हमारे पास बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बट उसकी बेसिसिटी है वो स्लाइटली कम है आयोडाइड आयन और ब्रोमाइड आयन से। और आयोडाइड और ब्रोमाइड में अगर मैं बात करूँ, फ्लोराइड आयन हमारा क्या सबसे वीक लिविंग ग्रुप है। हैलोजन में अगर मैं बात करता हूँ, आयोडीन सबसे गुड लिविंग ग्रुप है और फ्लोराइड आयन इज द सबसे वीकेस्ट लिविंग ग्रुप। सो आवर लास्ट पॉइंट इज पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट, कि जो हमारे पास सोलवेंट है उसकी पोलैरिटी पे भी जो हमारा अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन है वो, जो उसका रेट है SN2 रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट, सॉरी नॉट नेचर, पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट, कि सोलवेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक है, एप्रोटिक है, इस तरह से वो पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट। पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट जनरली क्या करती है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज करती है, कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसको इफेक्ट करती है। सोलवेंट क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SN2 रिएक्शन में। जी मोस्ट कॉमन जो हमारे पास जो रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है आपको पता ही है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जैसे मेरे पास प्लस अल्काइल हैलाइड के साथ मैं उसकी रिएक्शन करता हूँ, ये इधर अटैक करेगा, ये यहाँ से HO नेगेटिव और X नेगेटिव प्लस, सॉरी नॉट प्लस, क्या होगा अल्कोहल प्लस X नेगेटिव, और ये क्या होगी मेरे पास यहाँ पे, हेयर इज नेगेटिव चार्ज एंड हेयर इज आल्सो नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। द नेगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियोफाइल। जनरली जो नेगेटिव चार्ज होता है या तो वो न्यूक्लियोफाइल पे होगा या ट्रांजिशन स्टेट में होगा। जो हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा वो न्यूक्लियोफाइल पे रहेगा। द नेगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियोफाइल बट इन द ट्रांजिशन स्टेट द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर द हाइड्रोक्साइड आयन एंड द लिविंग ग्रुप। यहाँ पे तो क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन पे कंसंट्रेटेड है, बट हेयर जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोक्साइड आयन पे भी है और लिविंग ग्रुप पे भी है, तो वो डिस्पर्स हो गया। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या कम है। हेयर इज द लेस नेगेटिव चार्ज एंड हेयर इज द मोर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज is dispersed over hydroxide ion and the living group halide atom. The transition state is less polar. This one is the less polar. ये क्या मेरी less polar है as compared to nucleophile. This one is the more polar. Okay. So thus the transition state is less polar than the reactant. ये ज़्यादा polar है, वो कम polar है। Polar protic solvents such as water, alcohol, etc. should stabilize the reactant more effectively. So क्या होगा आपको पता है कि like dissolve like dissolve like का मतलब है कि पोलर पोलर के साथ इंटरेक्शन करेगा और नॉन पोलर के साथ इंटरेक्शन करेगा। सो जो मेरे पास पोलर सोलवेंट है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो वो होते हैं जनरली जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, आपका अल्कोहल आप कह सकते हो। जो हमारे पास इस तरह के सोलवेंट है वो क्या करेंगे, रिएक्टेंट को ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। पोलर प्रोटिक सोलवेंट स्टेबलाइज द रिएक्टेंट देन ट्रांजिशन स्टेट, वो ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में रिएक्टेंट को ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे।
अब वो स्टेबलाइज कैसे करेंगे, जैसे वाटर है यहाँ पे, ये अल्कोहल है आपका C2H5OH और मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन है मेरे पास जो यहाँ पे, जब वो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर देंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे आप इसको कुछ भी लगा लो, Z नेगेटिव आपने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे इसको क्या करेंगे, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल पोलर को क्या करेगा, वो इसको क्या करेंगे, सभी स्टेबलाइज करेंगे। इन पे पॉजिटिव चार्ज, ये सभी क्या करेंगे इसको, ये क्या हो गया, एक सोलवेटेड आयन हो गया, सोलवेटेड आयन हो गया। रिड्यूस न्यूक्लियोफिलिसिटी, जैसे जो जेड पे नेगेटिव चार्ज है और जो सोलवेंट में पोलर प्रोटिक मॉलिक्यूल है, मीन जिनके पास हाइड्रोजन है, मैंने इसलिए कहा पोलर प्रोटिक सोलवेंट, मैंने क्या वर्ड किया था, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, नॉट एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक सोलवेंट डीस्टेबलाइज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो रिएक्टेंट होता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देंगे, और जब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो और स्ट्रॉन्गली और ज़्यादा एनर्जी के साथ रिएक्ट करेगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या है कि जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्टेंट है उसको क्या करते हैं, वहाँ पे वो स्टेबलाइज कर देंगे। ओके, तो जहाँ पे जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, जो वो रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या करेंगे, स्लो करेंगे, बिकॉज जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसको वो वहाँ पे क्या कर जाएंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। ओके, इसके बाद जनरली हम इन रिएक्शन में हम जो सोलवेंट यूज करते हैं, जनरली मिथेनॉल और इथेनॉल यूज करते हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल हम यूज करते हैं इसमें, क्योंकि ये क्या इनएक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव सोलवेंट है, बट फिर भी ये क्या करते हैं, इनएक्सपेंसिव सोलवेंट है, फिर भी हम इनको यूज करते हैं। यूज सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव है, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं, नो डाउट ये रेट ऑफ रिएक्शन को वहाँ पे स्लो करते हैं। द रेट ऑफ मैनी ए नंबर ऑफ सोलवेंट हैव बीन यूज्ड इन SN2 रिएक्शन, बट मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर प्रेफर्ड। मिथेनॉल और इथेनॉल को CH3OH एंड CH2OH को वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, एक्सपेंसिव नहीं होते हमारे पास। हाउएवर द रेट ऑफ मैनी SN2 रिएक्शन आर स्लो इन प्रोटिक hydroxylic solvent primarily because the protic solvent greatly decrease the reactivity of the nucleophile by hydrogen bonding। जैसे इसने के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल दैट इज सराउंडेड बाय ए केज ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबलाइज एंड देयरफॉर लेस रिएक्टिव। तो इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होंगे। ये तो हमने बात की पोलर प्रोटिक सोलवेंट की। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर लेके हम पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। सोलवेंट पोलर है, देखो सोलवेंट पोलर है लेकिन ए प्रोटिक है। ए प्रोटिक मीन्स DMF हो गया आपके पास, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में आपके कौन कौन से आएंगे, एसीटोनाइट्राइल आ गए जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, CH3CN। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF हम उसको कहते हैं, H3C C डबल बॉन्ड OH। NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको हम बोलते हैं DMSO। सभी पोलर प्रोटिक है, पोलर ए प्रोटिक है। ऑल ऑफ दीज आर पोलर ए प्रोटिक। DMSO हो गया आपका। एक हम यूज करते हैं हेक्सामिथाइल फोस्फोअमाइड, N CH3 P डबल बॉन्ड O N CH3 N
CH3 CH3. This one is the DMSO, dimethyl sulfoxide. This one is the DMF, N and dimethyl formamide, and this one is the hexamethylene. 1 2 3 4 5 6. Hexamethyl phosphamide. फॉस्फोरामाइड. ये सभी क्या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है. ये भी हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज नहीं करेगा. आपको लग रहा होगा कि ये भी हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, ये भी पोलर प्रोटिक हो सकता है, बट ये पोलर प्रोटिक नहीं होते, पोलर एप्रोटिक होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज नहीं होगा. ओके, यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसका वो रिलीज नहीं होगा. ये सभी सॉल्वेंट क्या है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर भी कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इस पर भी कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो ये क्या करती है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको सोलवेट नहीं करेंगे. और जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे फ्री रहेगा, और फ्री रहने के कारण वो क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड पे स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा, और अल्काइल हैलाइड पे स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा तो जो रेट ऑफ SN2 का जो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. This solvent can dissolve many salt because of high dielectric constant, but they do not solvate nucleophiles. ये क्या करेंगे, सोलवेट को इजीली न्यूक्लियोफाइल नहीं करेंगे. फ्री न्यूक्लियोफाइल हैव ए फार ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियोफिलिसिटी इन दिस सोलवेंट एंड हैज SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ए फास्टर रेट. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की टर्म में बात करूँ, तो जो मेरे पास सोलवेटेड जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है उस केस में क्या होगा, जो मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट होगी वो कम स्टेबलाइज होगी. जनरली जो ट्रांजिशन स्टेट का रहता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूं, मैं इसको रेड से दिखाता हूं. ओके, जो सॉलिड करा हुआ है वो किसके लिए है, एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए है. यहाँ पे देख सकते हो आप, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है क्योंकि रिएक्टेंट क्या वहाँ पे स्टेबलाइज नहीं है. ओके, और उसके बाद जो इसमें हमारे पास जो सॉलिड करा हुआ है, जो सॉलिड करा हुआ है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए है. सॉरी, दिस वन इज फॉर एप्रोटिक और दिस वन इज फॉर प्रोटिक. जो ब्लैक वाली है वो किसके लिए, यहाँ पे प्रोटिक के लिए है. ये मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट. ट्रांजिशन स्टेट सेम है. देखो जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है वो क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे रिएक्टेंट को जब वो जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, मींस ओवरऑल जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा. जब रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाउन है, एनर्जी डाउन है तो वो इतना इजीली जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा. बट एप्रोटिक सोलवेंट के केस में जो एनर्जी का गैप है, आप अगर यहाँ से देखते हो डेल्टा G1 डेल्टा G2, जो डेल्टा G1 है वो कम है एज कम्पेयर टू डेल्टा G2 की बात करूँ मैं. ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में जो डेल्टा G2 है वो ज़्यादा है और जो डेल्टा G1 है वो क्या वहाँ पे कम है. अब इसको तो ट्रांजिशन स्टेट को अप्रोच करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ये तो इजीली से क्या करेगा, इसकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, ये ट्रांजिशन स्टेट को विद इन सेकेंड अप्रोच कर लेगा. बट जब प्रोटिक सोलवेंट क्या करेगा, जो मेरे पास रिएक्टेंट है उसको स्टेबलाइज कर देगा, और जो रिएक्टेंट की स्टेबलाइजेशन से क्या होगा, वो उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी. एनर्जी डाउन होने से वो ट्रांजिशन स्टेट को इतना इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट को अप्रोच नहीं करेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या जाएगा, वहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा. तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, मोटी मोटी सी बातें क्या है कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करते हैं क्योंकि वो रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर देते हैं, और रिएक्टेंट को स्टेबलाइज होने के बाद जो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डाउन हो जाएगी. एंड जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है वो रिएक्टेंट को स्टेबलाइज नहीं करते, तो उस केस में जो उसकी एनर्जी है वो सेम रहती है और वो इजीली ट्रांजिशन स्टेट को अप्रोच करेगा, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. सो ये थे हमारे पास फैक्टर्स, 4 फैक्टर है हमारे पास. स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, स्टीरिक इफेक्ट, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप,
न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड लास्ट वन इज द पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट की पोलैरिटी ऑफ द जो पोलैरिटी है सोलवेंट की वो भी क्या करती है, उसको इफेक्ट करती है कि हमारे पास जो रेट SN2 रिएक्शन का वो कम होगा या ज़्यादा होगा। इसके साथ जो हमारा SN2 बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा SN1 रहता है, SN1 को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।